मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि हम सब जानते हैं ना, इसमें गूगल पे, फ़ोन पे से अगर हम ट्रांज़ैक्शन करते हैं तो हमारी ट्रांज़ैक्शन फेल हो जा रही है, या फिर पैसा नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर हमारे अकाउंट से पैसा कट जा रहा है। हालाँकि पैसा जो कटा है 24 से 36 घंटे में हमारे अकाउंट में वापस आ जा रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, इसके पीछे जो राज चल रहा है आपको पता नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं ना, अगर आप ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग की तरफ से आपको नोटिस मिल सकता है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो दोस्त, इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा कि इनकम टैक्स की नोटिस से कैसे बचें, और साथ ही साथ अगर आपका गूगल पे, फोन पे, यूपीआई बंद हो गया तो इसे पुनः कैसे सुचारू रूप से चालू करें और किस तरह से अपनी जो ट्रांजैक्शन है उसे स्टार्ट कर सके। तो मेरे भाई, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे नहीं, शायद आपको अच्छी तरह जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए मेरे भाई, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए दोस्त, मैं देर की वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली मेरे फ्रेंड, इसमें बहुत सारे मेरे दोस्तों को समस्या आ रही है। अगर आप किसी अदर पर्सन के अकाउंट में अपना फ़ोन पे या गूगल पे करते हैं तो इसमें आपका फेल हो जा रहा है, या फिर आप किसी अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो ऐसे स्थिति में आपके अकाउंट से बैलेंस कट जा रहा है, आपके अकाउंट में 24 या 36 घंटे के बाद वापस आ रहा है। मेरे भाई, ऐसा बहुत सारी समस्याओं इसमें आप फेस कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आपका लेन देन रुक गया। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप इसे कैसे सही कर सकते हैं और आपका जो लिमिट है इसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे भाई, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, अगर आपका पेमेंट फेल हो जा रहा है तो किस कारण से फेल हो जा रहा है, और दूसरा मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके अकाउंट करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट है तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तीसरा है, अगर आप ज़्यादा लेन देन करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग की तरफ से आपको नोटिस मिल सकती है। तो मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आपको साल भर में कितना लेन देन करना चाहिए, और साथ साथ अगर आप सीएससी सेंटर चलाते हैं, या फिर अगर आपके पास सीएसपी है यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट, या फिर अगर आप किसी एपीएस के माध्यम से पैसा निकालते हैं, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं कि आपको करना क्या चाहिए, जिससे आप इनकम टैक्स विभाग की नज़र में ना आए और आपका जो भी टैक्स हो आपको भरना ना पड़े। तो सबसे पहले बात करता हूँ लेन देन की, यानी आपकी एक दिन में लेन देन कितनी होनी चाहिए। मेरे भाई, जैसा कि हम सब जानते हैं ना, अगर हमारे पास फ़ोन पे है या फिर गूगल पे है तो उसकी जो लिमिट होती है एक दिन की 1 लाख रुपये होती है, और इसकी जो ट्रांजैक्शन होती है एक दिन में 10 ट्रांजैक्शन होती है। यानी आप चाहे तो एक ही बार में 1 लाख ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर चाहे आप 10 बार कर सकते हैं, यानी 10-10 हज़ार करके, या फिर आप चाहे 5,000 6,000 करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी अगर आपका फेल हो जा रहा है तो आपको देखना है कि आपकी ट्रांजैक्शन कितनी हो चुकी है। यानी आप, अगर आपके एक दिन में 10 ट्रांजैक्शन हो चुका है तो उसके बाद आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अगर आपको पुनः ट्रांजेक्शन करना है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी यूपीआई चेंज करनी पड़ेगी। यूपीआई का मतलब है, अगर आप फोन पे से 1 लाख ट्रांसफर कर चुके हैं तो आप गूगल पे से भी 1 लाख ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी एक दिन में आप 2 लाख ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग एप्लीकेशन से। यानी अगर आपके पास फोन पे है तो 1 लाख उससे कर सकते हैं, अगर आपके पास गूगल पे है तो 1 लाख उससे ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर आपके पास पेटीएम है तो 1 लाख उससे भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यानी हर एक एप्लीकेशन से आप 1-1 लाख रुपये कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई, अगर आप अधिक से अधिक ट्रांजेक्शन करते हैं तो इनकम टैक्स की तरफ से आपको नोटिस मिल सकता है, जिससे आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो मेरे भाई, आप यूपीआई के बारे में तो जान गए कि आप एक दिन में कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ आप अकाउंट के बारे में। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो कितना लेन देन आपको करना चाहिए, या फिर अगर करंट अकाउंट है तो कितना लेन देन आपको करना चाहिए। मेरे दोस्त, अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो इसकी जो लिमिट होती है साल भर में सिर्फ 10 लाख रुपए होती है। यानी अगर आप इससे ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हैं तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स विभाग की तरफ से आपको नोटिस मिल सकता है, जिससे आपको जुर्माना भरना भी पड़ सकता है। हालांकि इस केस में अभी कोई नोटिस नहीं आई है किसी के पास, लेकिन मेरे भाई, आपको समय रहते सचेत रहना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जैसे आपको नोटिस मिलेगी तो कहीं ना कहीं आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो मेरे भाई, आप सेविंग अकाउंट के बारे में जानेंगे कि आपको कितना एक साल में लेन देन करना है। यानी किसी भी यूपीआई से आप साल भर में सिर्फ 10 लाख तक लेन देन कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा सेविंग अकाउंट से लेन देन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। तो मेरे दोस्त, सेविंग अकाउंट के बारे में आप जान गए, तो चलिए बात करते हो करंट अकाउंट की। अगर आपकी लेन देन अधिक होती है तो क्या करनी है, आपको करंट अकाउंट ओपन करवा लेनी। तो चलिए मैं आपको करंट अकाउंट की जो लिमिट होती है बता देता हूँ। मेरे दोस्त, जो करंट अकाउंट की लिमिट होती है एक साल में 50 लाख रुपए तक होती है। आप चाहे तो 50 लाख के अंदर लेन देन कर सकते हैं। हालांकि अब अगर आप 50 लाख से अधिक रखना चाहते हैं, उसमें अमाउंट जमा करना चाहते हैं उस अकाउंट में, तो कर सकते हैं, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर आप यानी बैंक से कैश निकालते हैं, या फिर एटीएम से निकालते हैं, या फिर किसी भी माध्यम से अगर आप पैसा निकालते हैं, तो इसकी जो लिमिट है एक साल की 50 लाख रुपए तक है। अगर आप इससे ज़्यादा लेन देन करते हैं तो आपको नोटिस मिल सकता है। तो मेरे भाई, अगर आप इससे बचना चाहते हैं और आप एक अगर बिजनेस रन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको मैं 2 तरीका बताता हूं। अगर आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द आप बनवा लें। सबसे पहले आप क्या करें, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू कर दें, यानी आईटीआर जिसे कहते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है और आपका जो बिजनेस है छोटा है तो आपको सबसे पहले करनी क्या चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए। आप किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर के अपना इनकम टैक्स फाइल रिटर्न भरवा सकते हैं, जो भी आपकी लेन देन होगी। तो ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स विभाग से आपके पास कोई नोटिस नहीं आएगा और आप लेन देन करने से भी बेनिफिट में आ सकते हैं।
और आप भी सुरक्षित हो सकते हैं। दूसरा बात करते हो, अगर आपका बिजनेस बड़ा है और आप बड़े लेवल पे लेन देन करते हैं, यानी आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा भी लेन देन हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए कि आप अपने नाम से यानी दुकान के नाम से जीएसटी बनवा लेना चाहिए। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लगाई जाती है वो अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स की नोटिस नहीं आएगी। तो ऐसे स्थिति में आप अपने बिजनेस को सिक्योर कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं और भविष्य में होने वाली कोई भी समस्याओं से बच सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपना आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरना शुरू कर दीजिए। इससे इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कोई नोटिस नहीं आएगी। अगर आपका बड़ा बिजनेस है, आप ज़्यादा लेन देन करते हैं, तो आप ऐसे स्थिति में आप जीएसटी बनवा सकते हैं। जीएसटी बनवाने के लिए किसी सीएससी सेंटर जाए और वहाँ से अप्लाई करें। जीएसटी आपको 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद आपको समय समय से जीएसटी जो टैक्स देती है उसे पे करते रहना है। पे करने के बाद आपको कोई भी इनकम टैक्स विभाग से कोई नोटिस नहीं आएगा। इसके माध्यम से आप अपना बिजनेस भी ग्रो कर सकते हैं और साथ साथ इनकम टैक्स की नज़र से भी आप बच सकते हैं। तो चलिए लास्ट में बात करता हूँ सीएससी सेंटर अगर आप चलाते हैं या फिर अगर आप सीएसपी सेंटर चलाते हैं या फिर आप एपीएस चलाते हैं, यानी अगर आप आधार कार्ड के माध्यम से पैसा निकालते हैं तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। सीएससी तो सभी जानते हैं, जैसा कि हम सभी फ्रेंड चलाते हैं। मेरा भी एक सीएससी सेंटर है, लेकिन मेरे भाई बहुत सारे मेरे फ्रेंडों के पास सीएसपी सेंटर यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट, जिसे कहते हैं ग्राहक सेवा केंद्र, या फिर बात करते हैं एपीएस के, जिनके पास सीएसपी सेंटर नहीं है तो कहीं ना कहीं किसी कंपनी का एपीएस लेते हैं, जैसे स्पाइस मनी हो गया, पीपी हो गया, फिनी हो गया, इट्स बहुत सारी ऐसी सर्विस जो मार्केट में रन कर रही है। अगर आप आईडी पासवर्ड लेते हैं और फिंगरप्रिंट के माध्यम से पैसा उन्हें देते हैं, यानी कस्टमर आपके यहाँ पैसा निकालते हैं और आप विड्रॉल करके दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको मैं जो बताता हूँ क्या करनी है। आपको जो भी कस्टमर की लेन देन होती है डेली आपको बैलेंस शीट बनानी है, यानी कितना पैसा कस्टमर का आ रहा है और कितना जा रहा है और कितना विड्रॉल करें, कितना डिपॉजिट करें, सारी बैलेंस शीट आपको तैयार करके रख लेनी है, ताकि अगर आपको इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कोई नोटिस आए तो आपके पास कोई दस्तावेज रहे, ताकि मैं इनकम टैक्स विभाग वाले जैसे आपकी दुकान पे या फिर नोटिस मिले वहाँ पे जाके मैं प्रेजेंट कर पाऊँ कि मेरे पास पूरी डाटा है, हमने जो भी लेन देन किया है हमारे पास सब कुछ रखा हुआ है। तो ऐसे स्थिति में अगर आपके पास बैलेंस शीट तैयार रहेगी तो आप इनकम टैक्स की नज़र से भी बच सकते हैं और आप अपना काम आसान से कर सकते हैं। ना ही आपके ऊपर कोई प्रेशर आएगा और ना ही कभी आपको सीएसपी सेंटर या फिर एपीएस सर्विस चलाते हैं या फिर सीएससी सेंटर बंद करने की नौबत नहीं आएगी। क्योंकि मेरे भाई हम लोग लेन देन कर रहे हैं, हमको नहीं पता कि कितना इनकम टैक्स की तरफ से हमारे ऊपर नोटिस आ सकती है। सपोज दैट मैं मानता हूँ मेरे पास 50,000 रुपये है और इनकम टैक्स की तरफ से मेरे पास नोटिस आ जाए 1 लाख जमा करने की, तो हम लोग कैसे जमा कर सकते हो। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हम लोग की दुकान बंद हो जाएगी, यानी हम लोग का जो परिवार चल रहा है कहीं ना कहीं हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ सकता है। इसलिए मेरे भाई अगर आप एपीएस इस्तेमाल करते हैं, सीएसपी चलाते हैं या फिर सीएससी चलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कस्टमर का बैलेंस शीट डेली का डेली तैयार करिए और अपने पास उसे रखिए, ताकि भविष्य में होने वाली समस्याओं से हम बच सकते हैं। तो आई होप ही हमने आपको जो भी जानकारी दी शायद अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों में शेयर करना भूलेगा। अगर आपको वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन या सवाल रह गया हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपकी समस्या का निदान कर सकूँ और आपको बेहतर से बेहतर सहायता पहुँचा सकूँ। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं कुछ ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।